सुप्रभात। मैं यमुना BA 4th सेम की छात्रा हूँ। मैं आज आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है ठेस कहानी। और यह कहानी लेखक जो है उन्होंने लिखी है फणीश्वर नाथ रेणु। और इसमें एक कलाकार है सिरचन, जो कि अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह जो सिरचन है उसको बहुत ही बेकार और बेकार समझते हैं, क्योंकि यह मजदूरी में गिना नहीं जाता। क्योंकि जब पूरे खेत में 1/3 काम हो जाता है तब सिरचन जाता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि अगर मुफ्त में काम करवाना है तो तुम सिरचन को बुला सकते हो, वह मुफ्त की रोजगारी लेकर चला जाएगा। फिर उसके बाद सिरचन जो है उसकी कलाकारी का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गांव में उसके दरवाजे के बाहर बहुत से बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं जो कि सिरचन से काम करवाना चाहते हैं। लेकिन जब सिरचन को ये होता है कि मेरे को काम नहीं करना तो वह मना कर देता है सीधा। वह मुंह बोल है, मुंह तोड़ है, वह किसी की नहीं सुनता। और इसमें बताया गया है कि जो सिरचन कलाकार है वह किसी से पैसे भी नहीं लेता अपनी कलाकारी के। वो सिर्फ कहता है कि उसको अच्छा खाना मिल जाए, जैसे कि चिकनाई वाला और जो मलाई वाला दूध होता है, उसकी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उसको पसंद होती हैं चिकनाई की। वह अगर उसको मिल जाती हैं तो वह काम करना लग जाता है। और एक छाप वाली धोती होती है जो वह लेकर जाता है। फिर उसके बाद जो एक कहानी में दिखाया गया है, जो फणीश्वर नाथ रेणु जी की माँ है वह सिरचन को बुलाती है अपने काम के लिए। वह कहती है कि जा सिरचन को बुला ला और उससे हमें काम करवाना है। जो तेरी बड़ी बहन है उसकी ननंद उठी हुई है, उसने कहा है कि मेरे लिए शीतल पार्टी भेजो तभी मैं मानूंगी। तो वह सिरचन को बुलाने जाता है, लेकिन वह पहले अपनी माँ से पूछता है कि माँ, सिरचन को बुलाने से पहले ये तो बता दो कि भोग में क्या क्या लगेगा। तो वह बोलती है कि भोग में तो बेचारा कुछ भी नहीं लेता, वह तो जो मैं दे देती हूँ वही खा लेता है। फिर वह बुलाने चला जाता है। सिरचन आ जाता है और वह कहता है कि आकर कि आपके काम को तो मैं मना भी नहीं कर सकता, आपका काम तो मैं जरूर करूँगा। तभी वह कहती है कि हाँ सिरचन, तुम काम करो और मैं तुम्हारे लिए आज ये नूनी कीमत रही थी तो तुम्हारी याद आ गई कि आज तो सिरचन को बुला लेती हूँ। तो वह आ जाता है और वह अपने काम में मगन हो जाता है। फिर उसके बाद जब उसका मन छूट जाता है कि उसे काम नहीं करना या उसको कोई ताना सुनाने लग जाता तो वह काम छोड़कर भी चला जाता है। तो उसका बहाना यह होता है कि आज तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं काम नहीं करूँगा। या फिर वह कहता है कि अब तो कभी फिर देखता हूँ। कभी फिर का मतलब उसका यही होता है कि वह अब नहीं आएगा दोबारा वापस लौट कर। फिर उसके बाद उसकी जो फणीश्वर नाथ रेणु है, उनकी बहन छोटी वाली जिनकी शादी हुई थी, उसके बाद वह पहली बार अपने घर आ रही है और उसके पति ने कह कर भेजा है कि तुम कुछ भी नहीं लाओगी तो चलेगा, लेकिन जो तुमने ये शीतल पार्टी और जो शीतल पार्टी है और चिक है ये बनवाकर जरूर लाना, ये मेरे को बहुत पसंद आई तुम्हारी। तो उसकी माँ इस काम के लिए सिरचन को घर पे बुलाती है। घर पे बुलाकर फिर उसको कहती है कि तुम मानू बिटिया के लिए ये चीज़ें बना दो और मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाने का प्रबंध करती हूँ। वह अपने काम में मगन हो जाता है। फिर उसके बाद सिरचन जब अपना काम करता करता अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हुए देखता है तो उनके घर में एक मंजली भाभी होती है, जो वह देखती है कि उसमें कि ये तो बहुत अच्छा कारीगर है, बहुत अच्छी कलाकारी कर रहा है। पहले उसने भी सिरचन को बुलाया था काम करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, सिरचन ने ऐसी कारीगरी उसके काम में नहीं की। तो वह बोलती है घूंघट इधर करके कि हाँ, ऐसा पता होता तो हम भी मुझे छात वाली धोती दे देते, हमें क्या पता था कि यह इसी के कारण इतना अच्छा काम करता है। तो फिर वह सिरचन से भी रुका नहीं जाता, वह बोल देता है, वह कहता है कि भाभी बात ये नहीं, सॉरी बहुरिया, बात ऐसी नहीं है। बात तो यह है कि जो अच्छा काम करवाना चाहता है वो तो अच्छे मुंह से बोलता भी है। अब काम करने की तो बात यह है कि जो मानू बिटिया है वह पहली बार अपने घर आई है और उनके घर वालों ने कह कर भेजा है कि अच्छी अच्छी चीज़ें बना कर भेजना है, तो इसीलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ। फिर मंजली भाभी है जो वो अंदर चली जाती है और उसके बाद वो उसकी मानू की जो अम्मा है वह कहती है कि बिटिया उसको कुछ खाने के लिए दे दो। फिर जो मंजली भाभी है वो लेकर आती है गुड़ और थोड़ा सा चूना सा, तो फिर वो खाने लग जाता है। वह देखता फिर फणीश्वर नाथ रेणु उसके सिर में थोड़ी सी पड़ जाती है कि यह क्या है, ये तो कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। फिर वह अपनी माँ से जाकर कहता है रसोई
बोली घर में कि माँ देखो ये क्या दे रखा है। सिरचन तो चला जाएगा ऐसे काम छोड़कर। तो फिर वह मंजली भाभी को कहती है कि अरे मंजली तूने उसको बूंदियाँ नहीं दी क्या। फिर वह उसको बूंदियाँ देने चली जाती है। तो फिर बाहर से सिरचन बोलता है कि नहीं मैं बूंदियाँ नहीं खाऊंगा। फिर उसके बाद वह भी जो मंजली भाभी है वह गुस्से में आकर बूंदियाँ उसकी प्लेट में गिर कर चली जाती है। फिर उसके बाद जो सिरचन है वह अपने काम में लगा रहता है। थोड़ी देर और हो जाती है। फिर उसकी जो सिरचन की जो फणीश्वर नाथ रेणु है उनकी चाची आती है और आकर उस सिरचन को देखती है कि यह तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर उससे भी रहा नहीं जाता। वह भी कह जाती है कि तुम इनके तो इतने अच्छे अच्छे कारीगरी कर रहे हो और हमारी नहीं करते, ये क्या बात हुई। तो तब सिरचन को गुस्सा आता है और वह कहता है कि बात ये नहीं है, यह काम अच्छा करवाने के लिए हमें अच्छा खाना भी देते हैं और मैं तभी अच्छा काम करता हूँ। और मानू बिटिया बहुत ही अच्छी है इसीलिए मैं उसके लिए इतनी अच्छी कलाकारी कर रहा हूँ। फिर जो मंजली भाभी है वह उसकी प्लेट में जब ये रख कर चली जाती है तो फिर वो कहती है कि बहुरिया क्या तुम ऐसे ही करती हो, जब तुम्हारे घर से कुछ खाने के लिए आता है तो उनको भी ऐसे ही भगा के मार के चली जाती हो जैसे तुमने मेरे साथ किया है। तो मंजली भाभी को गुस्सा आता है और वह अपने कमरे में जाकर रोने लग जाती है। तो जब उसकी फणीश्वर नाथ रेणु जी की चाची देखती है कि वह तो रो रही है तो वो बाहर आकर उसको कहती है कि सिरचन तुम्हें पहले वो उसकी फणीश्वर नाथ रेणु की माँ के पास जाती है और कहती है कि देखा कलाकार को जब इतना ऊपर चढ़ा लेते हैं छोटी जाति के लोगों को तो ऐसा ही होता है, अब देखो वो मंजली कैसी रो रही है। तो फिर वो बाहर जाती है और सिरचन को कहती है कि सिरचन तुम जिस काम के लिए आए हो वही करो, ज्यादा कुछ मत बोलो बहुरिया को, ठीक है। फिर उसके बाद वो कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप अपना काम में लग जाता है। और उसके बाद मानू बिटिया आती है और उसको एक पान दे जाती है और कहती है इधर उधर देखकर कि चाचा आप है ना इनकी बातों पर ध्यान मत दो, घर में तो बहुत तरह के लोग होते हैं, कोई कुछ भी कह देता है, आप अपनी चीक और शीतल पार्टी बनाने में ध्यान रखो। फिर उसके बाद वह बनाने लग जाता है और बनाते बनाते फिर एक बार दोबारा से वह अपनी आती है और वो बोलता है चाची को कि चाची आप अपनी डिबिया में से मेरे को भी कुछ खाने के लिए दे दो। तो फिर उसको गुस्सा आ जाता है और वह सोचती है कि यही मौका है इसको झाड़ने के लिए, तो मैं इसी मौके का फायदा उठा के और सिरचन को कुछ बोल देती हूँ। तो वह सिरचन को कहती है कि शर्म नहीं आती तुझे यह मांगते हुए, घर में काम करने आया है या खाने के लिए। तो उसको गुस्सा आ जाता है, वह उठकर फिर वहां से और मुंह में से पान थूक कर और इधर चला जाता है, उस सारे काम को छोड़कर और अपनी जितनी भी चीजें थे उनको समेट कर अपने घर चला जाता है। फिर उसकी माँ कहती है कि मानो बिटिया तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए मेले में से लाकर अच्छी अच्छी चीक और शीतल पार्टी भिजवा दूंगी। फिर उसके बाद वह तो अपने घर चला जाता है। फिर फणीश्वर नाथ रेणु है वह उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है कि उसे देखकर सिरचन खड़ा हो जाता है और सिरचन कहता है कि नहीं भैया अब नहीं, अब मैं काम नहीं कर सकता, तुमने तो हद ही कर दी। मैं पूरे गांव में मैं ये सोचता था कि तुम्हारी ही हवेली में मेरी कुछ इज्जत है, लेकिन अब तो वहाँ भी कुछ नहीं रहा, अब मैं काम नहीं कर सकता, मैं तो अब मैं इस काम को छोड़ दूंगा। वह जो जिस चटाई पे वह लेटा हुआ था वह उसकी बहू की बनाई हुई थी और वह बोलता है कि मैं इसकी कसम खाकर कहता हूँ मैं अब ये काम छोड़ दूंगा और मैं ये नहीं करूँगा। तो वह चुपचाप उसकी बातें सुनकर अपने घर चला जाता है। फिर मानू बिटिया के जाने का वक्त आ जाता है और वह चलने लगती है। फणीश्वर नाथ रेणु है जो उनको छोड़ने के लिए वहाँ जाते हैं स्टेशन तक और फिर स्टेशन पर जाकर जो भी वो अधूरा काम था उसकी जो बड़ी भाभी थी उसने कुछ पूरा कर दिया था मानू की बड़ी भाभी ने, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया था तो वो उसी को समेट कर अपने साथ रख लेती है मानू। फिर मानू जब जाकर बैठ जाती है तो दरवाज़ा बंद करने लग जाता है फणीश्वर नाथ। तो फिर वो देखता है कि सिरचन दौड़ा दौड़ा आ रहा है स्टेशन की ओर आकर कहता है कि मानू बिटिया रुको। तो वह कहता है कि नाराज़गी से बोलता है झिड़क कर कि क्या है। तो फिर वो बोलता है कि मुझे एक बार मानू बिटिया से मिलने दो, मैं कुछ उसके लिए लेकर आया हूँ जो उसे देना चाहता हूँ।
तो वह मानू बिटिया के लिए जो लेकर आया है वह उसको देकर कहता है कि लो बेटी, इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे ससुराल वालों ने मंगाई थी, मैंने तुम्हारे लिए बना दी हैं। फिर वह अपनी जेब से कुछ पैसे धोती के लिए उसे देने लग जाती है, तो वह हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि नहीं, अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे ये नहीं चाहिए और तुम हमेशा खुश रहना। इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि जो एक कलाकार है वह कभी भी ये नहीं सोचता कि उसकी कलाकारी बेकार है या फिर बेकार है जो कुछ भी है, लेकिन उसके मन में एक ठेस लगती है कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ फिर भी मुझे कोई सम्मान नहीं मिल रहा। उसकी कलाकारी ही उसके लिए बहुत बड़ा आत्मसम्मान होती है। इसलिए हमें सब कलाकारों को सम्मान देना चाहिए। और आज का मेरा यही विषय था। थैंक यू, धन्यवाद।